बुखारी साहब, सर ये बताइएगा कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज ओथ लिया है, तो क्या लंदन में कोई वो अपने पोर्टफोलियो के हवाले से भी बात करने गए थे नवाज शरीफ साहब से? नहीं, ये प्रॉबेबली ये मिसकंसेप्शन क्रिएट करने की बात है। इनफैक्ट जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी, जब इसकी बुनियाद रखी गई, तो ऑब्वियसली जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने का किरदार था इमरान खान की गवर्नमेंट को डिसलॉज करने का, नो कॉन्फिडेंस जो है उसको कामयाब कराने का, तो ये तयशुदा बात थी कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। और उस पर फिर मिनिस्ट्रीज़ की भी बात हुई, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ऑलरेडी प्रेसिडेंट जरदारी ने और बिलावल साहब ने कहा था कि क्योंकि लार्जर पार्टी जो है वो इस कोलिशन में PMLN है, जिसकी इसकी 84 सीट्स हैं, और नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी जो बनती थी पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में वो पीपल्स पार्टी थी। तो मिनिस्ट्रीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन भी थी और बाकी कोलिशन पार्टनर्स जो हैं उनके हवाले से भी बात थी और उनको भी पोर्टफोलियोज़ मिले, कैबिनेट में वो स्लॉट्स मिली। तो चेयरमैन बिलावल ने बिल्कुल कल जो हमारी CEC की मीटिंग थी, हमारी जमात में डिसीजन कलेक्टिवली होते हैं, और CEC हमारा वो अदारा है जो कलेक्टिव डिसीजन लेता है, और ये कलेक्टिव डिसीजन था हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, जिसकी कल मीटिंग हुई और जिसमें ये एंडोर्स किया गया कि चेयरमैन बिलावल को ओथ लेनी चाहिए एज आ फॉरेन मिनिस्टर। तो सर ये बताइएगा कि हमने ये भी सुना है कि कुछ पार्टी में इख्तलाफ भी था इस हवाले से, कुछ सीनियर लीडर्स ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काबीना का हिस्सा बने। देखिए, हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे उसको इख्तियार है कि वो CEC में प्रेजेंट करे, लेकिन कल का जो डिसीजन था वो ऑलमोस्ट यूनानिमस डिसीजन था। बिलाशुबा ये बात तो हमारी पार्टी में बिल्कुल डिस्कस हुई कि चेयरमैन बिलावल जो हैं वो पार्टी हेड करते हैं, लेकिन हमने वो 71 का सूरत हाल भी देखी जब कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो बतौर फॉरेन मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन गए और एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए। तो ये ऐसा सच कोई बात नहीं थी कि उस वक्त मुल्क के हालात ऐसे थे कि भुट्टो शहीद को एज अ फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो ओहदा कबूल करना पड़ा, वो यूनाइटेड नेशन भी गए। और मैं समझता हूँ अभी भी मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ये तमाम इन जमातों को कलेक्टिवली काम करना है कि ताकि जो प्रॉब्लम्स जो मुश्किलात आज आवाम को दरपेश है उनसे निकला जा सके, और हम कतन ये कोलिशन में तासर देना नहीं चाहते थे। सर बट आपका ये ख्याल नहीं है कि पंजाब के अंदर जब आप इलेक्शंस के लिए उतरेंगे तो पार्टी को ये जो ऑप्टिक्स हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का मेंबर हैं, ये ऑप्टिक्स जो हैं आपको नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उसमें आपने अभी COD2 की भी बात की। देखें, जब वो इलेक्शन का वक्त आएगा, करीब जब आएगा, तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी होगी वो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। और अभी तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है कि इस कोलिशन को, जिसने यूनाइटेड अपोजिशन थी, जिसने इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा किया, इसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि ये कलेक्टिवली काम करें और नए इंतखाबात तक लोगों को रिलीफ लेके दें, सहूलत फराहम। अच्छा सर, ये COD का आपने खुद जिक्र किया, सर आपने COD का खुद जिक्र किया, तो बताइएगा सर कि ये जब COD कहते हैं बिलावल साहब या उसका जिक्र करते हैं, तो व्हाट डज इट मीन कि जो पिछले के अंदर चीज़ें रह गई थी जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात, आप इसमें कोई नई पॉइंट्स भी डालेंगे? देखें, जब हम PDM में थे तो हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और PMLN की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट थी, जिसमें रज़ा रबानी, शहरी रहमान और N की जानिब से शाहिद खान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब थे। और वो कमेटीज़ जो थी उसका ऑब्जेक्ट ये था और उसका टास्क ये था कि वो नई चीज़ें जो ऐड करना चाहते हैं उनको भी करें, लेकिन खुसूसी तौर पे हम चाहते थे कि और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जॉइंट अपोजिशन में उस वक्त थी उनको भी साथ मुशावरत की जाए और एक लार्जर प्लेटफॉर्म बनाया जाए। आप ये देखें, COD का एक बेनिफिट हुआ। बेसिकली आप और पार्टीज को लाना चाहते हैं टू साइन द ओरिजिनल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली वी वांट के जितनी और पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होगी, दैट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री।
ऑब्वियसली देखें जब 2006 में हमने चार्टर किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई, उसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% चीज़ें पर इम्प्लीमेंट हो गया। सर्टन एलिमेंट्स है, मसलन कॉन्स्टिट्यूशनल कोड थी कोड, लेकिन ये बात आप देखें कि COD की वजह से किसी थर्ड फोर्स को मौका नहीं मिला कि वो जो जमहूरी रास्ता है उसको डिट्रैक्ट किया जाए। तो इसलिए हम समझते हैं कि सर उस चार्टर ऑफ माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी था कि कोई अब बात नहीं करेगा नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से, मगर सारी जमातें वही करती हैं। बल्कि अब तो ट्रेडिशन बन गया है कि जो भी पावर में आता है हमें मालूम होता है, चाहे कोई माने ना माने, कि रास्ता जो है वो कहाँ से होके आता है और सब गुफ्तगू करते हैं। देखिए बुनियादी बात है, इस्टेब्लिशमेंट भी तो एक इस मुल्क की हकीकत है, सारी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत होती है। और हम ये समझते थे कि जो हमने कहा गुफ्तगू की बात ये नहीं थी, हमने ये उस वक्त तय किया था कि हम ये मौका फराहम नहीं करेंगे, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करेंगे किसी गवर्नमेंट को डिसलॉज करने के लिए, और वो जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे। आपके सामने है अभी जो गवर्नमेंट डिसलॉज हुई है, जिसको पैकअप करवाया गया है, वो तो एक जमहूरी रास्ता, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता जो था, जो आइनी रास्ता था, वही इख्तियार किया गया बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गया। किसी ने कोई चढ़ तो नहीं धो रहा इन पे, इनको प्राइम मिनिस्टर को खुद कहती है कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हुए, इसीलिए अपोजिशन जमातों को मौका मिला है कि उन्होंने पावर संभाल लिया। वो तो खुद मान रहे हैं। उनका एक मौकफ ही नहीं है। कभी वो कहते हैं अमेरिका ने हमें हटाया, कभी कहते हैं अमेरिका ने साजिश की है, फिर आप कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ थी। असल बात ये थी कि उनके अपने करतूत ऐसे थे कि जिसकी वजह से उनको निकालना पड़ा, क्योंकि 3.5 सालों में हर वो बात जिसको उन्होंने कौम से कमिट किया उसको ऑनर नहीं किया, और झूठे वादे करते रहे, झूठी तसल्लियाँ देते रहे, और अल्टीमेटली आवाम तो फेड अप थे।